नमस्कार, मैं आरती शर्मा छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं प्रीतपाल सिंह पन्नू जी, जो कि फाउंडर चेयरमैन हैं निफ़ा के। तो सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे शो में। और सर, आप अपने जीवन के बारे में हमें कुछ बताएं, अपना इंट्रोडक्शन, कहाँ से आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। देखिए, जीवन की शुरुआत तो हुई थी 1971 में जी। अब डेट तो मेरी माँ को याद नहीं। इतना बताती है कि उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। जी सर। रात को अंधेरा करना पड़ता था जब तुम्हारा जन्म हुआ था। तो जीवन की शुरुआत 1971 में हुई और नवंबर 71 में मेरा बर्थ हुआ। जी सर। बचपन संघर्ष में बीता क्योंकि गांव में रहते थे। जी। मेरा गांव था मैमल थ्रोटा, कैथल रोड पे गांव है, छोटा सा गांव है मैमल थ्रोटा, वहाँ का मेरा जन्म है। जी। जो शुरुआती 1 या 2 क्लास हैं वो मैंने गांव में की। उसके बाद पूरा परिवार करनाल शिफ्ट कर गया। जी। करनाल जब हम लोग आए थे तो एक कमरा था हमारे पास, एक कमरे में सारा परिवार रहता था। जी सर। लाइट नहीं थी, लालटेन जला के पढ़ा करते थे। जी सर। तो वहाँ से आगे निकले। बड़े प्राइमरी जो है मैंने गवर्नमेंट स्कूल जो प्रेमनगर है वहाँ से की। जी सर। उसके बाद 6ठी क्लास मैंने एडमिशन ले लिया खालसा स्कूल, शेखुपुरा खालसा स्कूल जो रेलवे रोड पर है, वहाँ पर एडमिशन लिया। जी। बस आगे बढ़ते रहे, पढ़ाई करते रहे। पढ़ाई करने के लिए साथ साथ काम करते रहे, कभी अखंड पाठ की ड्यूटियाँ लगाना, कभी और काम करने। तो मेहनत करके, संघर्ष करके जो है वो ज़िंदगी में ऐसा ऐसा आगे बढ़े हैं। तो सर, जो निफ़ा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बताएं। देखिए, निफ़ा की शुरुआत जो है वो 2000 में की गई थी। जी। सामाजिक कार्यों के प्रति मेरी रुचि जो है वो शुरू से थी। जब मैं छोटा था, 10.5-11 साल का था, जी। तो मैं नौजवान सिख सेवा दल प्रेमनगर था, उसमें मैं एंटर हुआ और लगभग 11.5 साल की उम्र में मैं नौजवान सिख सेवा दल का प्रेसिडेंट बन गया था। उन्होंने मुझे प्रधान बना दिया था छोटी सी उम्र में। उस समय हम लोग कीर्तन दरबार करवाया करते थे, गुरुद्वारे में जाकर जोड़ों की सेवा करना, प्रभात फेरियाँ निकालना, इस प्रकार के काम थे। तो रुचि शुरू से थी, क्योंकि मेरी माँ जो थी वो मुझे शहीदों की, देशभक्तों की, महापुरुषों की कहानियाँ सुनाया करती थी। तो एक वो शिक्षा देती थी कि तुम्हें अगर बनना है तो ऐसा बनना है। जी। और उसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक अच्छी भावना थी, काम करते थे। जी। जब मैं कॉलेज में आया, गुरु नानक खालसा कॉलेज में मेरा एडमिशन था, तो उस समय हमने वहाँ पर युवा सद्भावना समिति बनाई, एक संस्था बनाई युवा सद्भावना समिति। उसके माध्यम से हमने सामाजिक काम किए, गरीब लड़कियों की शादियाँ करवाना, ब्लड डोनेशन कैंप, आई चेकअप एंड जो है ऑपरेशन के कैंप हमने काफ़ी लगवाए। नुक्कड़ नाटक नकल के खिलाफ काफ़ी हमने किए। तो इस प्रकार के हमारे कैंपेन जो है वो चलते रहते थे। तो बाद में मैं कॉलेज के बाद मैं जॉब में चला गया। मैं स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में सिलेक्ट हुआ, तो मेरी बैंक में जॉब थी, जॉब में चले गए। जॉब में जाने की वजह से वो एक बीच में गैप आ गया। वहाँ से फिर मैं पोस्टल ऑडिट में चला गया एज ए ऑडिटर। मैंने डिपार्टमेंट स्विच ओवर चेंज किया और मैं पोस्टल ऑडिट में चला गया। और पोस्टल ऑडिट से फिर मैं LIC में आ गया एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर। और ये जो पद था ये मेरे लिए काफ़ी सहायक हुआ, क्योंकि मेरी फील्ड की जॉब थी और मुझे समय मिल जाता था कि मैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो मेरे मन की भावना है मैं कुछ कर पाऊँ। तो उसी के मद्देनज़र 2000 के अंदर जो है हमने युवा सद्भावना नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट, हालांकि शुरुआती इसका जो नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स था। हम लोग फाइन आर्ट्स की क्लासें लगाया करते थे। जो गरीब बच्चे थे, मिस्टर दीपक मजूमदार थे, एक टैगोर स्कूल के टीचर थे, मैं उनका बहुत आज भी बहुत सम्मान करता हूँ, अभी इस दुनिया में नहीं है। उनके साथ मिलकर हमने गरीब बच्चों को निःशुल्क जो है फाइन आर्ट्स की क्लासें जो है वो लगानी शुरू की थी। जरनैली कोठी में हमने ऑफिस बनाया, तब इसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स समिति। लेकिन बाद में फिर हमने सामाजिक कार्य करने शुरू कर दिए, समाज की भलाई के काम, जागरूकता के कई अभियान हमने शुरू किए। तो हमें लगा कि ये नाम अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसके बाद फिर इसको नया नाम दिया गया नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट। तो ये शुरुआत थी इस संस्था को बनाने की। और आज खुशी है कि आज 22 साल इस संस्था को हो चुके हैं और 22 साल में बहुत से मुकाम इस संस्था ने हासिल किए हैं। तो सर, कितने लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं? अगर मैं पूरे देश की बात करूं, इस समय 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निफ़ा की ब्रांचें हैं। जी सर। करनाल को इस बात पर फख्र होना चाहिए कि करनाल एक छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा नहीं है। दानवीर कर्ण की नगरी है ये। बाबा नानक की जो है वो चरण धूड़ जो है इस नगरी के अंदर है। और इसी प्रकार से जो सूफी संतों के अंदर बहुत बड़े संत कलंदर साहब हुए हैं, उनकी ये नगरी है। कल्पना चावला की नगरी है। तो इस छोटे से शहर से हमने एक जो संस्था शुरू की थी, आज देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संस्था की ब्रांचें हैं। लगभग 7000 युवा पूरे देश में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, 7000 से प्लस ही होगा। लगभग इतना युवा जो है पूरे देश में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग एक लाइन लेकर चले थे, टैग लाइन थी हमारी कि यूथ फॉर कंस्ट्रक्टिव चेंज।
यूथ को पॉजिटिव डायरेक्शंस देनी है, यूथ को अच्छे कामों में लगाना है। जो आज का यूथ है वो कहीं ना कहीं कई बार जो है पथ से भटक जाता है, उसे बहुत से लोग अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, अपने और तरह के मोटिव्स के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं वो युवाओं को भड़काकर जो है वो एंटी नेशनल बनाने का प्रयास करती हैं। बहुत से लोग उसे ड्रग्स की तरफ लेकर जाते हैं। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि हम युवाओं को पॉजिटिव डायरेक्शन दें। युवा जो है वो अपने लिए सोचें, अपने परिवार के लिए सोचें, और अपने परिवार का सोचने के बाद समाज के लिए सोचें, राष्ट्र के लिए सोचें, पूरी मानवता के लिए सोचें। केवल राष्ट्र की बात नहीं, जय जगत एक नारा जो है आदरणीय सुब्बाराव जी ने दिया, हम उसको फॉलो करते हैं कि वो पूरे राष्ट्र की और पूरे समाज के साथ साथ पूरी मानवता की बात करें। तो अच्छा लग रहा है कि युवा जो है एक बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वाकई में सर काफ़ी पावन काम कर रहे हैं सर आप। तो सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को चलाने के लिए फंड्स की नीड तो होती है, तो वो अरेंजमेंट कहाँ से करते हैं आप? देखिए, फंड्स, मेरा एक चीज़ मैं मानता हूँ कि अगर आपकी नीयत सच्ची है जी सर, और आप जो काम करने जा रहे हैं वो काम अच्छा है, तो आपको फंड्स की कमी कभी आ ही नहीं सकती। आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, लेकिन परमात्मा और समाज, ईश्वर सब आपका साथ देते हैं। जी सर। मुझे कई बार ये बताते हुए जब मैं बताता हूँ तो बहुत से लोग जो है हैरानी इस बात पर व्यक्त करते हैं, क्योंकि लगता है, बहुत से लोगों को लगता है और एक समाज में एक इस प्रकार की पिक्चर दिखाई जाती है कि निफा के पास तो करोड़ों रुपए के फंड्स जो है गवर्नमेंट से आते हैं, गवर्नमेंट फंडिंग आती है। यहाँ लोगों को लगता है कि विदेशों से बहुत पैसा आता है, क्योंकि ये तो बहुत से देशों के साथ इनके प्रोग्राम चलते हैं। लेकिन आपको जब मैं बताता हूँ और उनको हैरानी होती है कि हमने 22 साल में निफा के लिए गवर्नमेंट ग्रांट नहीं ली। हम गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लेते, हमने कभी भी गवर्नमेंट ग्रांट जो है अप्लाई ही नहीं करते। लेना तो बड़ी दूर की बात है, हम अप्लाई ही नहीं करते। क्यों सर? वहाँ गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर जो है एक, समझिए कि वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो है अगर आप कुछ ना कुछ दोगे तभी आपको ग्रांट मिलेगी। करप्शन जो है, ब्राइब है। तो हम मंचों पर अगर करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, करप्शन के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, तो हम जो है अगर खुद जो है ब्राइब देकर ग्रांट लेंगे तो वो फिर कहीं ना कहीं हमारी ज़मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा काला धब्बा होगा। तो हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लेते हैं। हमने आज तक FCRA अप्लाई नहीं किया, और FCRA के बिना आप विदेश से ग्रांट नहीं ले सकते, विदेशों से पैसा नहीं ले सकते। हमने कभी अप्लाई ही नहीं किया, तो हमारी दौड़ वो नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, पैसे की ज़रूरत तो रहती है। जैसे जैसे संस्था बढ़ती जा रही है, पैसे की ज़रूरत रहती है। तो हमें समाज के बहुत से अच्छे लोग जो हैं वो सहयोग के लिए आगे आते हैं। करनाल ने बहुत सहयोग दिया है, करनाल के बहुत से लोगों ने, दानी सज्जनों ने बहुत सहयोग दिया। करनाल में कई ऐसे संस्थान हैं, कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो, चाहे वो लिबर्टी ट्रेंड की मैं बात करूं, चाहे सेतिया राइस मिल की मैं बात करूं, चाहे जी लेबॉर्ट्री की मैं बात करूं, तो ऐसे ऐसे बहुत से संस्थान हैं। मैं सभी के शायद नाम ले भी नहीं पाऊंगा। RPIT ने भी बहुत हमें सहयोग दिया। तो ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जिन्होंने हमारे सामाजिक कार्यों को सहयोग दिया, स्पॉन्सरशिप दी अलग अलग कार्यक्रमों में। और समाज के अंदर से जो दानी सज्जन हैं उन्होंने भी हमें, हमारे अपने जो मेंबर हैं वो, चाहे 100 रुपये कंट्रीब्यूशन की बात हो या लाख रुपए कंट्रीब्यूशन की बात हो, हर प्रकार का कंट्रीब्यूशन करने वाले साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो समाज का सहयोग रहा। हाँ, कई बार दिक्कतें आई, कई बार ऐसा भी रहा कि समाज का सहयोग, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हाथ में ले लिया और वो प्रोजेक्ट जो है वो समाज से जो सहयोग मिला उससे पूरा नहीं हो पाया। तो उस समय हमारे सामने दिक्कतें भी आई। उन दिक्कतों को हमने जो है किसी और ढंग से पूरा किया। प्लॉट बेचे, गोल्ड बेचा, कई कुछ किया हमने। बहुत कुछ करने के बाद आज जो संस्था है वो यहाँ पर पहुँची है। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद दी हूँ कि निफा के कार्यों को आगे अगर बढ़ाया है तो वो समाज ने सहयोग के रूप में बढ़ाया है, और मीडिया ने हमारे अच्छे कामों को समाज तक पहुँचा कर बढ़ाया है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आपने सामाजिक कार्य किए, अगर लोगों को उसका पता नहीं चलेगा, लोग आपको क्यों सहयोग करेंगे। तो ये मीडिया की ताकत है। मीडिया का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मीडिया ने हमारी सामाजिक कार्यों को घर घर तक पहुँचाया और लोगों के अंदर एक भावना पैदा की कि निफा एक अच्छा काम कर रही है और लोग सहयोग के लिए हमेशा आगे आते हैं। तो सर, निफा से कैसे जुड़ा जा सकता है, मतलब क्या माध्यम है, क्या? बिल्कुल, ये ओपन प्लेटफॉर्म है जी, ये लोगों का प्लेटफॉर्म है। कोई भी आ सकता है, कोई भी मेंबर बन सकता है। हमारे रूल बिल्कुल सिंपल हैं। स्टूडेंट से हम किसी प्रकार की मेंबरशिप फीस नहीं लेते हैं। युवाओं से भी हम मेंबरशिप फीस नहीं लेते हैं। जो हमारे लाइफ मेंबर, पैटर्न मेंबर हैं या जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं वो मेंबरशिप फीस या रेगुलर फीस देते हैं। बाकी युवाओं से, स्टूडेंट से हम किसी प्रकार की मेंबरशिप फीस नहीं लेते हैं। और कोई बड़ा भी जुड़ना चाहता है, उसके पास मेंबरशिप फीस नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल उसमें कहीं भी स्टिक नहीं है कि नहीं मेंबरशिप फीस देनी ही पड़ेगी। कोई नहीं दे सकता, ना दे। तो हम ये कहते हैं कि निफा के साथ हर वो व्यक्ति जुड़ सकता है जो नंबर 1 राष्ट्र को समर्पित है, एंटी नेशनल नहीं है, राष्ट्र के हित की बात करना चाहता है,
सामाजिक समरसता की बात करना चाहता है, एकता की अखंडता की बात करना चाहता है, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ समय देना चाहता है, कोई भी जो अच्छी सोच के साथ व्यक्ति है वो निफा के साथ जुड़ सकता है। तो सर कोई वेबसाइट है, कोई मतलब प्लेटफॉर्म जिससे हम आपसे कांटेक्ट कर सके? जी, हमारी वेबसाइट है www.nifa.org.in। ये निफा की वेबसाइट है। आप वहाँ पर जाकर भी मेंबरशिप का फॉर्म है, वहाँ से भर सकते हैं। या हमारे जितने भी साथी हैं करनाल में, तो निफा के मेंबर्स को सभी जानते हैं, तो किसी भी मेंबर से संपर्क कीजिए, कोई भी साथी जो है। अदरवाइज मेरा मोबाइल नंबर सभी के पास आप नोट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9996373100 है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 9996373100। तो कोई भी साथी निफा से जुड़ना चाहे उसका स्वागत है। सर निफा के अचीवमेंट्स, कोई अवार्ड, सम्मानित कोई अचीवमेंट्स? देखिए, मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये मानता हूँ कि यूथ निफा के साथ जुड़ रहा है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि समाज ने निफा को एक्सेप्ट किया, समाज निफा के साथ जुड़ा, यूथ निफा के साथ जुड़ा और यूथ ने निफा के साथ जुड़ के समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन फिर भी नेचुरली जब कोई सम्मान मिलता है, जब कोई अवार्ड मिलता है, तो उससे जो संस्था के लोग होते हैं, जो संस्था के मेंबर होते हैं, उनका हौसला वर्धन होता है। तो मुझे खुशी है कि निफा 2009 में हरियाणा की एकमात्र संस्था आज तक भी पहली ऐसी संस्था बनी जिसे नेशनल यूथ अवार्ड, जो हाईएस्ट अवार्ड है किसी भी युवा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो 2009 में निफा को दिया गया चेन्नई के अंदर। उसके बाद 6 बार निफा ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया और 6 के 6 रिकॉर्ड जो हैं वो किसी न किसी सामाजिक महत्व के कार्य को लेकर किए गए। वो केवल कोई जो है इस प्रकार का नहीं था कि जिसका कोई मकसद नहीं था। एक अच्छे मकसद के साथ जो हमने रिकॉर्ड बनाए और 6 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में निफा का नाम दर्ज हुआ। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में जो है निफा का जो अभियान जो है, पीछे हमारा जो रक्तदान का अभियान था, वो उसमें दर्ज हुआ। तो और बहुत से लेवल पे हमें जो है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सम्मान मिल चुके हैं। तो सर इंटरनेशनल लेवल पे निफा? इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से देशों के साथ हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं, रेगुलर एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं। जापान के साथ, मॉरिशस के साथ हमारे रेगुलर एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं। उसके अलावा हमारे जो कार्यकर्ता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा ले चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस की वर्कशॉप में हिस्सा ले चुके हैं, यूएसए में, कनाडा में, यूके में, जगह जगह जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वहाँ पर निफा को इनवाइट किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, ये सब जगह मैं भी जा चुका हूँ, मेरे और साथी भी जा चुके हैं। तो निफा इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है। स्पेशली जब हम लोग कोई बड़ा आयोजन यहाँ पर करते हैं, एक हमारा कार्यक्रम है हारमोनी के नाम से, जो 9 दिन का इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल होता है। हमने 2007 में शुरू किया था और 2013 में हमने उसको इंटरनेशनल बना दिया था। उससे पहले नेशनल लेवल पे था। उसमें पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो है कलाकार करनाल में आते हैं। अब आप देखिए, छोटा सा शहर है करनाल, यहाँ इंडोनेशिया के कलाकार निफा के माध्यम से आए, यहाँ जापान के कलाकार आए, यहाँ चेकोस्लोवाकिया के कलाकार आए, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के कलाकार आए, यहाँ फिजी से लोग आए, यहाँ मॉरिशस से लोग आए। तो विभिन्न देशों के कलाकार जो हैं वो करनाल में आकर परफॉर्म कर चुके हैं। यूएसए से कलाकार यहाँ पर आए जो निफा के माध्यम से यहाँ पर आकर परफॉर्म कर चुके हैं। इसी प्रकार जो हमारे जो युवा कलाकार हैं उनको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर जाते हैं। हमारे जो युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको हम लोग इंटरनेशनल पर वर्कशॉप्स में या इस प्रकार में जहाँ भी उनको हम प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। तो एक अच्छा सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान का कार्य निफा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रही है। तो सर महामारी के समय निफा का क्या योगदान था, लाइक कोविड टाइम में? कोविड जो समय था वो बड़ा भयंकर समय था। जी सर। और अभी मैं सुबह टीवी देख रहा था तो एक मन बेचैन हो रहा था, क्योंकि आज भी खबर यही चल रही थी कि चाइना में इस समय जो है लगभग 20-22 करोड़ रुपया जो नया वेरिएंट आया है कोविड का उससे हो चुके हैं। और उसका कहीं ना कहीं इंडिया में भी आगमन शुरू हो चुका है। 4 केस सेम वेरिएंट के इंडिया में मिल चुके हैं। तो परमात्मा ना करे वो दौर दोबारा आए, क्योंकि उस दौर में हमने बहुत से मित्र खोए हैं। हमारे अपनी संस्था के साथी मनोज गौतम जैसे और कई साथी हमने खोए हैं। तो वो भयंकर दौर ना आए तो अच्छा है, लेकिन वो जब याद आता है तो वो एक ऐसा दौर था जहाँ बहुत सी मौतें हुई, जहाँ बहुत से नुकसान हुए। वहाँ कहीं ना कहीं एक दो पहलू थे उसके। एक पहलू तो ये था कि कोरोना के डर की वजह से अपनों ने अपनों को छोड़ दिया। हमने बहुत से ऐसे केस देखे जहां परिवार के किसी साथी की, किसी सदस्य की कोरोना से मृत्यु हो गई और परिवार वाले उसका संस्कार करने तक को तैयार नहीं थे, और उनका संस्कार जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया। रिश्तों के अंदर इतनी जो है वो दूरियां बढ़ गई, कोई भी मरना नहीं चाह रहा था कि अपने सगे रिश्तेदार के संस्कार को। मैं एक एग्जाम्पल जब मैं याद करता हूँ मुझे बहुत पीड़ा होती है कि हमारे सिख कौम के एक बहुत बड़े रागी सिंह थे जिनको पद्मश्री, एकमात्र रागी हैं आज तक जिनको पद्मश्री मिला। और जब उनकी डेथ हुई तो उनको संस्कार के लिए उस एरिया के लोगों ने शमशान घाट देने से मना कर दिया कि नहीं, यहाँ शमशान घाट में अगर इनका संस्कार होगा तो यहाँ कोरोना फैल सकता है।
तो ये इससे बड़ी शर्मिंदगी की और इस पर इससे ज़्यादा बात नहीं हो सकती थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जहाँ इस प्रकार की बातें हो रही थी वहाँ समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, सामाजिक संस्थाएं, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता प्रशासन के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे थे, घर घर राशन बांटने का काम कर रहे थे, दवाइयां देने का काम कर रहे थे। तो जब बाकी कर रहे थे तो निफ़ा इससे पीछे कैसे रह सकती थी? तो निफ़ा ने भी अपने कर्तव्य को समझा। पूरे देश में हमने जगह जगह पर जो है राशन किटें पहुँचाई। 40,000 से ज़्यादा परिवारों को पूरे देश में हमारा जो हमने आंकलन किया है, 40,000 से ज़्यादा परिवारों को जब तक कोरोना का वो लॉकडाउन रहा हम लोग राशन पहुँचाते रहे। इसके अलावा हमने पका हुआ खाना बहुत जगह उपलब्ध करवाया। और जो हमारी एक बड़ी उपलब्धि रही कि मॉरिशस हाई कमीशन ने हमसे संपर्क किया कि उनके लगभग 300 मॉरिशन थे जो देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम इनकी हेल्प कैसे करें। हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है क्योंकि मॉरिशस एक छोटी कंट्री है। तो हमारे लिए गर्व की बात थी कि एक दूसरा देश जो है वो हमारी संस्था को संपर्क कर रहा है। तो हमने अपने साथियों के माध्यम से उन सभी मॉरिशन्स को जहाँ जहाँ वो फंसे हुए थे वहाँ पर उनको जो है राशन, दवाइयाँ ये दी। लगभग 2-3 महीने तक हम लोग देते रहे। उसके लिए मॉरिशस हाई कमीशन ने, मॉरिशन गवर्नमेंट ने हमारा सम्मान भी किया, हमारा धन्यवाद भी किया। तो ये सब चीज़ें जो है ना कहीं मैं समझता हूँ कि अच्छी रही। पूरे देश में जुड़ के जो है साथियों ने काम किया। दिन रात जो है हमारे साथी, करनाल में हमने डेरा कारसेवा में एक स्पेशल अलग से, प्रशासन का दूसरी जगह वेयर हाउस था, हमने एक अपना स्टोर अलग से बना दिया था डेरा कारसेवा में। और पैरेलल वहाँ पर हम लोगों ने जितना जो एरिया हमें आवंटित किया गया उस एरिया और उस एरिया से बाहर जाकर भी निफ़ा के साथियों ने प्रयास किया। इसी प्रकार दिल्ली में हमारे जो ब्रह्म स्वरूप जी थे, दिल्ली के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के साथियों को, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के साथी नागालैंड के और कई जगह के, गुजरात के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने गुजरात के अंदर जो है बहुत से मणिपुरी और मिजोरम के बहुत से साथी जो है फंसे हुए थे। दिल्ली में नागालैंड के बहुत से साथी फंसे हुए थे, स्टूडेंट थे बहुत से जिनके पास जो है इवन किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। तो वहाँ पर हमारे साथियों ने आगे बढ़कर उनकी हेल्प की। तो पूरे देश में जो है निफ़ा ने, त्रिपुरा में हमारी जो टीम थी उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर काम किया। इवन जंगलों में जाकर जो आदिवासी थे उन तक राशन पहुँचाया। तो निफ़ा ने काफ़ी अच्छा काम जो है कोविड के दौरान किया। सर निफ़ा जैसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही मानवता कायम है सर। तो धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर मेरा अगला सवाल यही है कि संवेदना अभियान ये क्या चीज़ है सर? अब वही जो आप कोरोना की अभी बात कर रहे थे ना, तो कोरोना के दौरान जब सभी लोग राशन बांट रहे थे, दवाइयाँ बांट रहे थे, हम भी कर रहे थे सारा काम, एक पहलू ऐसा था जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था और शायद वो एक डर भी एक बड़ा वजह था कि ब्लड बैंकों के अंदर ब्लड खत्म होता जा रहा था। बड़े कैंप लग नहीं रहे थे, स्कूल कॉलेज बंद थे, वहाँ कैंप नहीं लग रहे थे। बड़े धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी थी, वहाँ कैंप नहीं लग रहे थे। आम आदमी ब्लड बैंक में जाकर ब्लड देना नहीं चाहता था, उसको डर था कि मैं ब्लड देने जाऊँ उल्टा मेरे को इन्फेक्शन हो, कोरोना ना हो जाए। कोई भी ब्लड देने को तैयार नहीं था और ब्लड बैंकों में ब्लड जो है बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था, खाली होता जा रहा था। तो जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो हमने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और NBTC जो नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके अधिकारियों के साथ हमने मीटिंग की और हमने कहा कि हम इस जो है अभियान को एक चलाकर जो है हम चाहते हैं कि पूरे देश में जो रक्त की कमी है हम उसको पूरा करें। तो उस अभियान को संवेदना नाम दिया गया। संवेदना, किसी के प्रति संवेदना है, जब व्यक्ति होगा वही ब्लड डोनेट कर पाएगा। तो संवेदना अभियान के तहत हमने टारगेट लिया कि हम एक ही दिन में 1500 ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे पूरे देश में और 90,000 यूनिट का टारगेट लिया गया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का 90वां शहादत दिवस था 23 मार्च 2021 को। तो हमने उस दिन कहा कि हम 90,000 यूनिट करेंगे। लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, पूरे देश में मैं स्वयं गया, बाय रोड गया, जगह जगह मीटिंग्स की, संस्थाओं को साथ जोड़ा, अपनी ब्रांचों को मोटिवेट किया, निफ़ा की ब्रांचों ने और दूसरी सामाजिक संस्थाएं जो हमारे साथ जुड़ी, सभी ने मिलकर जो एक उस दिन इतिहास क्रिएट किया कि एक ही दिन में 1502 रक्तदान शिविर लगे और 1,03,000 के करीब यूनिट जो है वो रक्त इकट्ठा हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी इस अभियान के तहत। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अभियान था जो उस के तहत पूरा हुआ। तो रक्तदान को लेकर काफ़ी निफ़ा ने काम किया है। लगभग 3,000 से ज़्यादा शिविर अब तक हम ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। अभी रिसेंटली भी हमारा एक अभियान ख़त्म हुआ है। हम सभी आज़ादी का जो 75 साल पूरे होने को मना रहे हैं, अमृत महोत्सव के नाम से देश के प्रधानमंत्री ने एक नाम दिया, अमृत महोत्सव। तो उसी अमृत महोत्सव के तहत निफ़ा ने संकल्प लिया कि हम 75 दिन लगातार कैंप लगाएंगे और पूरे देश में 750 कैंप लगाएंगे। तो मैं कल अपना गूगल जो हमने फॉर्म थे वो उनका डाटा देख रहा था, 763 कैंप लगे। 750 का हमारा टारगेट था, 763 कैंप लगे पूरे देश में।
करनाल में हमारा टारगेट था लोकसभा में कि हम हर रोज़ एक कैंप लगाएंगे, यानी 75 दिन में 75 कैंप लगाएंगे, लेकिन हमने 75 दिन में 82 कैंप लगाए, 82 कैंप लगाए। तो ये लोगों का, सामाजिक संस्थाओं का, हमारे युवा कार्यकर्ताओं का, सभी का मिला जुला प्रयास था जो कामयाब हुआ। तो ब्लड डोनेशन में निफा काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो सर कभी अपने लाइफ में कोई सेंसिटिव केस मतलब लगा हो आपको, थोड़ा सा याद कर रहा हो कि भाई बड़ा सेंसिटिव केस मैंने लिया? सेंसिटिव केस तो बहुत आते रहते हैं ज़िंदगी में। अक्सर जो है हमें ऐसे केस हमारे सामने आते हैं जहां बहुत ज़्यादा हमें जो है ना सेंसिटिव होकर, इमोशनल होकर जो है काम करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत से केस हैं, मैं इसको ज़्यादा कोट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो केस ऐसे होते हैं ये किसी के व्यक्तिगत वो होते हैं, तो हम लोग किसी, लेकिन ये है कि जब भी ऐसे केस आए हमने प्रयास किया है कि हम लोग जो है पूरी संवेदना के साथ उस केस में काम करें। जी सर। तो सर कोई समाज के लिए मैसेज? समाज के लिए एक ही मैसेज है मेरा कि परमात्मा ने जो है हमें भेजा है इस दुनिया के अंदर। जी सर। मेरे को एक बात किसी ने कही थी, वो बात मैं ज़िंदगी भर खुद भी याद रखता हूँ और दूसरों को भी बताता हूँ। जब कोई मेरे को ये कहता है कि समाज के नाम संदेश दो, कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया से सिर पर कर्जा लेकर नहीं मरना चाहता। ना आप, ना मैं, ना आपके दर्शक, कोई भी नहीं चाहता कि मैं समाज का या किसी प्रकार का कर्ज, जब मैं इस दुनिया से जाऊं मेरे सिर पर किसी प्रकार का कर्जा हो, कोई नहीं चाहता। समाज का कर्जा हर पल हमारे ऊपर चढ़ रहा है। जब हम जन्म लेते हैं जी, तो ये समाज है जो हमें गुट्टी देता है जी, क्योंकि हमारे रिश्तेदार भी समाज का हिस्सा है ना। जी। जब हम थोड़े से बड़े होते हैं तो ये समाज हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। जी। जब और बड़े होते हैं तो ये समाज जो है वो हमें स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजता है, एजुकेशन देता है। और बड़े होते हैं तो ये समाज जो है हमारी शादी करवा कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत जो है हमसे करवाता है। जी सर। यही समाज है जो कल को हमें कहीं, चाहे जॉब का इंतज़ाम हमारे लिए करे या रोज़गार का इंतज़ाम करे, हमारे बिजनेस को सपोर्ट करे, हमें रोजी रोटी के लायक बनाता है ये समाज। और जब हम बूढ़े होते हैं तो ये हमारा बुढ़ापे का सहारा बनता है। तो ये समाज का कर्जा हमारे ऊपर दिन प्रतिदिन चढ़ता जाता है। जी सर। और जब हम मरते हैं तब भी एक लास्ट कर्जा समाज का चढ़ जाता है कि हमें 4 कंधे देकर हमारे शरीर की दुर्गति ना हो, उसको संस्कार के लिए या दफनाने के लिए भी समाज लेकर जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि या मेरे को किसी ने ये शिक्षा दी थी कि बेटा सारी उम्र समाज सेवा इसलिए करते रहो कि तुम्हारा वो कर्जा साथ साथ उतरता रहे। तुम यहाँ से जब जाओ तो कर्ज मुक्त होकर जाओ, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, जिस मिट्टी से हम खाकर आगे बढ़े हैं, हम पले बड़े हैं, उस मिट्टी के प्रति हमारे कुछ कर्जे हैं। उन कर्जों को उतारने के लिए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करने के लिए समाज सेवा बहुत ज़रूरी है। तो हम जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो सर और कोई इसके अलावा और कोई काम करते हैं सर आप? अच्छा, मेरी पर्सनल अगर बात करें तो मैंने जैसा कि पहले बताया, मेरी सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में जॉब थी। फिर मैं पोस्टल ऑडिट में चला गया एज ऑडिटर। वहाँ से मैं LIC में एज डेवलपमेंट ऑफिसर आ गया। और 2017 में मैंने जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी। अभी जॉब मेरी 12-13 साल पड़ी थी और मुझे लगा बहुत होगी, नौकरी और नहीं करनी, तो मैंने 2017 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी। मैंने जॉब में रहते हुए लॉ कर ली थी। इवनिंग जो कॉलेज था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, तो मैंने लॉ की थी। तो मैंने एज एन एडवोकेट जो है वो मैंने ज्वाइन किया डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर। मैं 79 मेरा चैम्बर है, तो मैं एज एन एडवोकेट वहाँ प्रैक्टिस भी करता हूँ। साथ साथ एक और विषय था जिस पर मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ काम करूँ, बीइंग लोगों को एक लीगल राय देकर उनको लीगल रास्ता बताऊँ। कि मैं जब देखता था कि बहुत से लोग डोंकी सिस्टम से जाते हैं और डोंकी सिस्टम से जाकर जहाँ 40 से 50 लाख रुपया एजेंटों को देते हैं, पता लगता है कि रास्ते में कोई युवा मर गया कहीं जंगल में, या उसको मार दिया गया, या वो आगे नहीं। यहाँ बहुत सी करनाल के अंदर जो है बहुत सी ऐसी डेड बॉडीज़ जो हैं विदेश से लाने के लिए माँ बाप ने यहाँ धरने भी दिए। तो मुझे लगता था कि नहीं, इन लोगों को गाइड करने की ज़रूरत है कि भैया विदेश जाने के लिए लीगल रास्ते हैं, इलीगल जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जो एक लीगल रास्ता है इमिग्रेशन का, उसको बताने के लिए जो है मैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, उसके लिए भी लोगों को गाइड करने के लिए काम कर रहा हूँ। उसके लिए मेरी अपनी एक अलग से इंस्टीट्यूशन है द इवेंटर्स के नाम से, जिसका ऑफिस माल्टोन में है। तो प्रयास चल रहा है कि लोगों को हम जो है गाइड करें कि वो सही कानूनी रास्ते से, जायज़ रास्ते से जो है वो पढ़ने के लिए, या विदेश अगर टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं तो वो लीगल रास्ते से जाएं, अपने पैसे को बर्बाद ना करें। वाकई में सर कितना अच्छा लगा मुझे, पर्सनली सर मोटिवेशन मिली है। मैं भी सर समाज के प्रति अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करूंगी। हर युवा को करनी चाहिए। हर युवा को करनी चाहिए। यस सर, हर युवा को करनी चाहिए। आपके अंदर ऐसी भावना है, आपका स्वागत है। आप निफा में आए या किसी और संस्था से जुड़े या बिना संस्था से जुड़ के काम करें, लेकिन करें अच्छा काम, समाज के लिए करें। कुछ ऐसा करें कि
आपके ऊपर, आपके माँ बाप को, आपके समाज को, देश को गर्व हो। तो मेरी बहुत सी शुभकामनाएं आपको। कोई पंक्ति सर लास्ट में कोई मोटिवेट कर दे सर लोगों को। सिंपल 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा। 2 अलग अलग मेरी लाइनें हैं जो मैं अक्सर कहा करता हूँ। 3 विषयों पर मैं अक्सर जब बोलता हूँ। एक विषय है कि जो आज समाज के अंदर कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या, बेटियों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, तो उसके ऊपर मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि जब बेटी को भी बेटों सा अधिकार मिलेगा जीने का, पढ़ लिख कल्पना बनने का, सपनों को बुनने सीने का, जब गर्भ में बेटी को पाकर ना कोख उजाड़ी जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और अभी जनवरी में लोहड़ी आने वाली है। निफा ने लोहड़ी बेटी के नाम कार्यक्रम जो है वो 2006 में शुरू किया था। तो मेरा एक तो संदेश ये है कि सभी लोग जिनके घर में भी बेटियों ने जन्म लिया है वो लोहड़ी का त्यौहार जरूर मनाएं, बेटी के लिए जरूर मनाएं। कुआं पूजन जहाँ पर होता है वो बेटियों के लिए भी कुआं पूजन करें, केवल बेटों के लिए ना करें। दूसरा जो मेरा संदेश है वो जो लोग कहीं ना कहीं राष्ट्र से दूर जा रहे हैं, देखिए क्या होता है, मैं अक्सर अपने लोगों को भी कहता हूँ, सबको कहता हूँ, हर समाज में भटके हुए लोग होते हैं कि सरकारें गलत हो सकती हैं, सरकारों में बैठे हुए लोग गलत हो सकते हैं, राष्ट्र कभी गलत नहीं हो सकता। राष्ट्र का जो ध्वज है वो हमारा ध्वज है कि हम जिएं तो तिरंगे की खातिर जिएं, जब मरें तो तिरंगा कफन चाहिए, कुछ ऐसा काम करके मरें कि लोग हमके ऊपर, हमारे ऊपर गर्व करें। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ हम कभी ना जाएं। हमारा गुस्सा सरकार पर हो सकता है, प्रशासन पर, सिस्टम पर हो सकता है, पर मेरा ही मान लो मेरे अपने घर में अपने भाई से नहीं बनती या अपने पिता से नहीं बनती तो मैं अपने घर को आग नहीं लगाऊंगा। मैं पिता से बैठकर नाराज़गी व्यक्त कर लूँगा, भाई से बैठकर नाराज़गी कर लूँगा, लेकिन मैं अपने घर को आग नहीं लगाऊंगा। तो ये मेरा संदेश है कि हम लोग अपने देश की एकता और अखंडता जो है, घर है, उसकी एकता और अखंडता को हम लोग बरकरार रखें। और तीसरा, युवाओं के नाम एक संदेश है कि बहुत सी कमियां हैं, हम लोग अक्सर कमियों का बहाना बनाते हैं कि इस देश में ये नहीं है, इस देश में ये नहीं है, तो उसको ठीक किसको करना है? उसको ठीक हमको करना है। और ठीक करने के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि केवल आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि अगर हमारे हाथ में हल है, हमारे हाथ में बल है, तो हम हर बंजर को तोड़ेंगे। बंजर का मतलब जो कुछ भी नेगेटिविटी समाज के अंदर है, जो बुराइयां हैं, कि हम हर बंजर को तोड़ेंगे, बिना तोड़े न छोड़ेंगे। इधर भी हो कड़ी धरती, उधर भी हो कड़ी धरती, कि हम उसको विधारेंगे, ना चूकेंगे, ना चूकेंगे, ना चूकेंगे। धन्यवाद आपका। उम्दा पंक्तियां सर आपने कही। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया सर, तो धन्यवाद सर। धन्यवाद आप।